माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। ग्रामर के सेगमेंट में आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने वर्ब फॉर्म पढ़ डाली है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ डाला है और टेंस पढ़ डाला है। इसके अलावा आपने सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन भी पढ़ डाले हैं। ठीक है, आज प्रोनाउन शुरू करने जा रहे हैं। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये प्रोनाउन के रेगुलर क्लास नहीं है। ठीक है, जैसा आप लोगों ने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा होगा, एक सप्ताह का पूरा ये टॉपिक है, एक वीक चलता है। और एक वीक के क्लास को कैसे एक घंटे में ख़त्म किया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक क्विक रिवीजन है मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स का। ध्यान रखिएगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स का एक क्विक रिवीजन है ये वो रूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लगभग सारे एग्ज़ाम में यही वाले रूल्स पूछे जाते हैं। केवल उन्हीं रूल्स को कलेक्ट किया है। इसमें ना तो आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ाई जाएगी, ना प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ाए जाएंगे, ना वो सारे रूल जो प्रोनाउन से रिलेटेड हैं वो सब नहीं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केवल उन्हीं रूल्स का क्विक रिवीजन है जो शायद एक घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2-4 मिनट कम ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं अपना ये क्विक रिवीजन। और हाँ, जिन लोगों ने पिछले नहीं देखे हैं, जैसे जो हमने वर्ब का कराया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो मैं इसके वीडियो के एंड में मैं उनको लगा दूंगा, लिंक लगा दूंगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक दे दूंगा, आप लोग उनको देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, शुरू से लास्ट तक देखना है, भले इसको 2 बार में देखिए, भगा के ना देखिएगा, क्योंकि फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। कल जो हम प्रोनाउन का डिस्कशन कराएंगे वो आपके पल्ले फिर पड़ने वाला नहीं है। और हाँ, डिस्कशन के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पहले ही भेज दूंगा, जैसा कि हमेशा किया करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। और ये रहा आज का पहला रूल। सीधे पर्सनल प्रोनाउन से स्टार्ट कर रहा हूँ। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी पर्सन के बदले में यूज़ किया जाता है। इसमें वही आता है, आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है, और इनकी जितनी भी केसेस बनती हैं, नॉमिनेटिव, ये तो नॉमिनेटिव हो गई, ऑब्जेक्टिव हो गई, पजेसिव हो गई, वो सारी केसेस इसी में आती हैं पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है, चलिए, तो एक तरफ से इससे रिलेटेड पर्सनल प्रोनाउन के जो रूल्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स जो हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करने चल रहे हैं। और ये देखो रहा आज का पहला रूल। और पहला रूल है पर्सनल प्रोनाउन के आर्डर से लेकर के। मान लो कि कभी किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ गए। ठीक है, मान लो एक प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का, एक सेकेंड पर्सन का, एक थर्ड पर्सन का आ गया, तो कौन पहले होगा? मतलब फर्स्ट पर्सन पहले होगा, सेकेंड पर्सन पहले होगा कि थर्ड पर्सन पहले होगा? ये कभी कभी दिक्कत करता है। तो ये जानने के पहले हमें सब पर्सन से जानना पड़ेगा। पर्सन, ठीक है ना, कौन कौन से पर्सन हैं। तो आपका फर्स्ट पर्सन कौन कौन हो गया? आई हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, वी, तो इससे रिलेटेड मी होगा, माई होगा, वो भी फर्स्ट पर्सन में आएगा, अस होगा, आर होगा, ये भी फर्स्ट पर्सन में आएगा। दूसरा कौन है? यू होगा, ये सेकेंड पर्सन में होगा, यू हो चाहे योर हो। और तीसरा जो बच रहा है थर्ड पर्सन होगा, उसमें क्या आएगा? ही, सी आएगा, इट आएगा, और क्या आएगा? दे आएगा। और जितने भी नाउन हैं वो सब के सब किस में आ जाएंगे? थर्ड पर्सन में। याद रखिएगा, सारे के सारे नाउन थर्ड पर्सन होते हैं। क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक है, तो ये जब आएंगे, मान ली किसी नाउन के साथ यू लगा हुआ है तो पहले यू होगा कि वो नाउन होगा, या किस आई के साथ कोई नाउन लगा हुआ है तो वो नाउन पहले होगा कि आई पहले होगा, या ही के साथ आई लगा है तो ही पहले होगा कि आई पहले होगा, क्या कैसे करेंगे? अच्छा, ये नियम तब लागू होता है जब हम एंड से जोड़ते हैं। एंड के अलावा अगर किसी और कंजंक्शन से जोड़ोगे तो प्रोनाउन के पर्सन्स के क्रम की कोई ज़रूरत नहीं होती, चाहे जिसको आगे कर दीजिए चाहे जिसको पीछे कर दीजिए। ठीक है, तो पहला रूल इसका है 2-3-1 का। 2-3-1 का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आप सेकेंड पर्सन यूज करेंगे, यानी कि तीनों हैं तो सबसे पहले यू यूज किया जाएगा। यू के बाद आपके पास थर्ड पर्सन आएगा, यानी कि अगर कोई नाउन है तो वो रहेगा, या ही, सी, इट, दे में से कोई रहेगा तो वो आएगा। और सबसे लास्ट में क्या होगा? फर्स्ट पर्सन होगा। 2-3-1 का मतलब सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन। आई और वी हुआ तो वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये इतनी चीज़ हो गई।
यानी कि सबसे पहले क्या होगा, यू होगा, फिर क्या होगा, ही होगा, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, आई होगा। यही क्रम होता है। ठीक है, तो नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, चलिए उस पर देखते हैं इसको। राजू, आई एंड यू, मैंने इसको अलग से हाईलाइट भी कर रखा है ताकि आपको असुविधा ना हो। राजू, आई एंड यू, राजू कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन हुआ, ई कौन सा हुआ, सेकेंड पर्सन हुआ। तो 312 का कोई क्रम नहीं है। कौन सा क्रम है, 231 का क्रम है, 231 का क्रम है। फिर इसमें गलती हो गई, इसमें गलती हुई, होना क्या चाहिए था, एक्चुअली यू पहले होना चाहिए था। यू के बाद क्या होना चाहिए, राजू थर्ड पर्सन है, राजू होना चाहिए था। यू, राजू एंड आई सबसे लास्ट में होना चाहिए था। ऐसे होता तो ये सेंटेंस सही होता। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्डर दूसरा वाला, एक और ऑर्डर है इसमें 1 2 3 का। मतलब क्या हुआ, पहले फर्स्ट पर्सन आ जाए, फिर सेकेंड पर्सन आ जाए, उसके बाद थर्ड पर्सन आ जाए। ये कब होता है, ये होता है उस केस में जब हम कुछ कन्फेस करते हैं। क्या करते हैं, जब हम कुछ कन्फेस करते हैं, चाहे हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हों, चाहे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हों, अपनी भूल स्वीकार कर रहे हों, या फिर दूसरा कारण है कि ऑल प्लूरल, जितने भी यहाँ पे प्रोनाउन यूज किए गए हैं सब प्लूरल हो। मतलब आई ना हो, वी लगा हो, ही सी ना लगा हो, दे लगा हो। तो अगर वी और दे लगा होगा तो पहले वी होगा तब दे होगा। ठीक है, ये होता है, सारे के सारे प्लूरल हुए तो यही क्रम आ जाता है। तो ठीक है, चलिए इस एग्जांपल में देखते हैं। ऊपर वाले में जब ये वाला सेंटेंस आया था, दोनों को एक साथ रखता हूं तब मैं समझाता हूं आपको। जैसे ये सेंटेंस जब आया था, राजू, आई एंड यू, तो ये गलत हो गया था। ये बना था यू, राजू एंड आई, ये बना था। अब यही यहाँ पे मैंने कह दिया कि यू, आई एंड राजू। ठीक है, यू, आई एंड राजू, तो ये क्या हुआ, ये फिर गलत हो गया। आगे सेंटेंस क्या है, यू, आई एंड राजू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ आवर टीम। हमारी टीम की हार के जिम्मेदार हैं हम तीन लोग। तो जब भाई गलती कोई मानता है ना, तो गलती किसी और को गलती देने के पहले हम खुद अपनी गलती स्वीकार करेंगे, तब दूसरे को गलत कहेंगे। तो जब कन्फेस करना हो, गलती एक्सेप्ट करनी हो, तो आई सबसे पहले होगा, फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आएगा, उसके बाद सेकेंड पर्सन को जिम्मेदार ठहराएगा और थर्ड पर्सन को सबसे लास्ट में जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो आई, यू एंड राजू ऐसे लिखा जाना चाहिए था, आई, यू एंड राजू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ आवर टीम। क्लियर हो गई बात? तो ये दो बातें इनके ऑर्डर को लेकर के, अगर एंड से जुड़ा है, अलग अलग पर्सन का प्रोनाउन एंड से जुड़ा हुआ है, तो उनका क्रम क्या होगा। दो क्रम हम लोगों ने देखा, एक 2 3 1 का क्रम देखा। एक मैं 1 मिनट के लिए ज़रा इसको रिवीजन कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। जनरली हम 2 3 1 का क्रम रखते हैं, पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और अगर उसमें कोई कन्फेशन होता है, सेंटेंस में कोई गलती वगैरह, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह एक्सेप्ट कर रहा है, तो गलती स्वीकार करने में मैं पहले रहता है, आई पहले रहता है, फिर यू को कहता है, फिर थर्ड पर्सन को कहता है। ठीक है, या तीन के तीनों या दोनों प्लूरल हुए तो भी यही बात आएगी। मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का क्रम होगा। अब कॉमन कैसे लगेगा, मतलब अगर 2-3 प्रोनाउन लगे हैं, उनके लिए हम कॉमन प्रोनाउन कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो ये आया कॉमन पर्सनल प्रोनाउन का रूल। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिलेशन में चलता है। जो रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं वही सारे रूल कॉमन पर्सनल प्रोनाउन के हैं। मतलब अगर वर्ब प्लूरल लगेगी तो प्रोनाउन भी प्लूरल लगेगा। अगर प्रोनाउन वर्ब पहले सब्जेक्ट को देख के लगती है तो प्रोनाउन भी पहले सब्जेक्ट को देख के लगता है। अगर वर्ब दूसरे सब्जेक्ट को देख के लगती है तो प्रोनाउन भी दूसरे सब्जेक्ट को देख के लगता है। ऐसा एक सिस्टम है। तो इसी में आ जाओ, चल देखते हैं कि ईच एवरी आइदर नाइदर, ठीक है ना, ईच एवरी आइदर नाइदर अगर ये लगे हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट के पहले या किसी भी नाउन के पहले, अगर ये लगे हैं तो इनके लिए जो प्रोनाउन हम लोग यूज करेंगे वो ऑलवेज सिंगुलर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये लिखा ना, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ डन देयर बेस्ट इन द एग्ज़ाम।
अब यहाँ देयर लगा हुआ है, ये देयर किसके लिए लगा हुआ है? आपको लग रहा होगा कि स्टूडेंट्स के लिए लगा होगा, तो अब गलत कर बैठे। ये किसके लिए लगा हुआ है? एक्चुअली ईच के लिए लगा हुआ है, तो ईच के अकॉर्डिंग लगता है। कितना भी ज़्यादा हो नाउन की संख्या, लेकिन अगर उसके पहले आप ईच, एवरी, आइदर, नाइदर लगा देते हैं, ईच स्टूडेंट कर दीजिए, प्रोनाउन सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है। मैंने कहा था ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही रिलेशन में चलता है प्रोनाउन का रूल। तो ये जितने भी ऊपर मैंने बताए थे आप लोगों को, अगर ये किसी भी सब्जेक्ट के पहले लगे हैं या उस नाउन के पहले लगे हैं जिसके लिए हमें प्रोनाउन यूज करना है, ये, तो हम वो प्रोनाउन, उसके बदले में जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो हमेशा सिंगुलर होगा। अब ये देखा जाएगा कि ही लगेगा कि सी लगेगा कि इट लगेगा, ये तो उस पर्सन पर डिपेंड करता है। ठीक हुई ना बात? चलो, तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। और एग्जांपल तो हम लोग शायद देख ही चुके कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स में देखो, स्टूडेंट्स पहले ईच लगा है तो यहाँ देयर नहीं लगेगा, फिर हम यहाँ क्या करेंगे? हिज यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड, अगर दो सब्जेक्ट को या दो नाउन को या दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ा गया है तो प्लूरल लगेगा, जाहिर सी बात है। और देखना यहाँ है कि देखिए, ही लगा और ये आई लगा, ही एंड आई, एंड लगा है ना दोनों में, ही एंड आई, तो ये देखो वर्ब भी प्लूरल लगी है और हमारा प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए, ही एंड आई। ये देखो हैव लगा तो यहाँ क्या होगा? प्लूरल होगा। तो हिज और माई तो लगने वाला नहीं, अब क्या लगेगा? आर लगेगा। बात समझ में आ गई ना? तो इस पहले वाले में यहाँ क्या लगाना है? हमको आर लगाना है। अब दूसरा देखो, द राइटर एंड टीचर, तो राइटर के पहले दा लगा हुआ है। देखो, राइटर के पहले दा लगा है और टीचर के पहले दा नहीं लगा है। नाउन में भी यही रूल था, वर्ब में भी यही रूल है। वर्ब में क्या रूल है कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं और एक के पहले आर्टिकल लगा, दूसरे के पहले नहीं लगा, तो वर्ब सिंगुलर लगी है। वर्ब सिंगुलर लगी है, इसका मतलब प्रोनाउन भी सिंगुलर लगेगा, यानी कि हिज लगेगा, देयर नहीं लगेगा। और नीचे वाले सेंटेंस में राइटर के पहले दा लगा है और टीचर के पहले भी दा लगा है, दोनों के पहले दा लगा है, जिसका मतलब ये दो लोग हो गए। और दो लोग हो गए तो ये जो हैज़ लगा है ये क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। और यहाँ जो प्रोनाउन लगेगा वो क्या होगा? देयर हो जाएगा। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये सारे रूल्स हमने पढ़ाए थे, कैसे एंड से दो नाउन जुड़े होते हैं, उन दोनों के पहले दा लगा होता है तो कैसे उन्हें दो कंसीडर करेंगे, कब उन्हें एक कंसीडर करेंगे, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा चुका हूँ। और डिटेल में देखना है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो ये प्रोनाउन लगाने वाला ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, वर्ब के जैसा ही प्रोनाउन भी लगता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। अब रहा, ये कुछ कंजंक्शन और दिख रहे हैं, इसमें कौन है? एक एज वेल एज है, विद है, टुगेदर विद है और अलोंग विद है। ठीक है, तो इनसे अगर दो नाउन को जोड़ा गया हो या दो प्रोनाउन को जोड़ा गया हो तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगती है? पहले वाले के अकॉर्डिंग लगती है। तो प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग लगेगा? वो भी पहले वाले के अकॉर्डिंग लगेगा। मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट यहाँ लगा, एक सब्जेक्ट के बाद ये वाले सारे के सारे कंजंक्शंस लगे, उसके बाद फिर दूसरा वाला सब्जेक्ट लगा, इसके बाद हमें वर्ब या प्रोनाउन यूज करना है। तो ये प्रोनाउन किसको देख के लगेगा? ये पहले वाले को देख के लगेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा कि माई ब्रदर एज वेल एज हिज वाइफ। कौन कौन लगा? माई ब्रदर एज वेल एज, ये लगा एज वेल एज, ये देखो मैंने पहले लिखा था एज वेल एज। हिज वाइफ, हैज, देखो हैज लगा है, सिंगुलर है। सेंट मी, अब यहाँ जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो किसके लिए लगेगा? माई वाइफ के लिए लगेगा उसकी, या भाई के लिए लगेगा? ठीक है, तो क्या लगेगा? एज वेल एज, मैंने बोला था एज वेल एज लगा हो तो पहले वाले सब्जेक्ट को देख के लगेगा। तो यहाँ जो प्रोनाउन लगेगा वो किसको देख के लगेगा? माई ब्रदर को। माई ब्रदर के लिए क्या लगाओगे? हिज लगाओगे। वहाँ हर नहीं लगाना है या देयर नहीं लगाना है। क्लियर? बात समझ में आ गई ना क्यों ऐसा हुआ? ऑप्शन हिज है, हर है, माई है, देयर है। ठीक, लेकिन अब देयर नहीं लगाना है क्योंकि एंड से नहीं जुड़ा है, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। ये माई ब्रदर और हिज वाइफ, और जो लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा? पहले वाले के अकॉर्डिंग। क्या हो गया? हिज, रिवाइज कर दिया, दो बार हो गया। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जिन्हें दो बार बता देता हूँ। अब आ जाओ, ये कुछ कंजंक्शंस दिए हैं, आर है, आइदर आर है, नाइदर नार है और नॉट ओनली बट आल्सो हैं। इनके साथ रूल क्या होता है कि जब इनके साथ दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो होगा क्या? एक सब्जेक्ट होगा, फिर कंजंक्शन होगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट होगा, फिर कंजंक्शन होगा, इसके बाद हम प्रोनाउन लगाएंगे। तो प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग लगता है जानते हो? हमेशा दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। किसके?
हमेशा सबसे नज़दीक वाला, ये देख लो, जो सबसे नज़दीक होगा उसी के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो वर्ब और प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो सबसे नज़दीक में होगा तो नज़दीक दूसरा वाला ही होता है। अब ये देखो, नाइदर और नॉर लगा, ये क्या लगा है? यू, और यहाँ लगा योर ब्रदर। ठीक है, हैज़ येट फाइल्ड डैश ITR। तो अब ये जो यहाँ लगाना है जुड़ा किससे है? नाइदर नॉर से। तो ये किसके लिए लगेगा फिर? दूसरे वाले, लास्ट वाले, जो सबसे नज़दीक है। इसके नज़दीक कौन है? ब्रदर है ना, तो ब्रदर के लिए क्या लगाओगे फिर? हिज लगाना होगा। ठीक है, ध्यान दिया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला वीडियो देखे होंगे तो ये सारा का सारा ऑटोमेटिक समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, चलते हैं हम लोग केसेस पर। किसी भी प्रोनाउन हो चाहे नाउन हो, उसकी तीन केस एक्चुअली होती हैं। नॉमिनेटिव केस होती है, ऑब्जेक्टिव केस होती है और पजेसिव केस होती है। पजेसिव दो तरह का हो जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन, आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो जितने भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं उनकी नॉमिनेटिव केस क्या होती है? देखो, आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है और दे होता है। ये नॉमिनेटिव केस हैं। सब्जेक्ट की तरह जब यूज किया जाता है तो नॉमिनेटिव केस होती है। देखो, एज अ सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस का यूज क्या होता है? एज अ सब्जेक्ट। जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट हम यूज करते हैं तो प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में रखते हैं। एग्जाम्पल में देखो, देम आर कोर ऑफ दिस टीम। तो देम, ये आर लगा है, आर के पहले ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है, तो देम नहीं होना चाहिए, तब क्या होना चाहिए? दे होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस। ये तो बच्चों वाली गलती थी, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ है समझाने वाली वो ये है, एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ? बी क्या होता है जी? बी होता है हमारी जो टू बी वर्ब होती हैं, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, ये हमारी बी वर्ब होती हैं। इनके कॉम्प्लीमेंट के रूप में जब हम यूज करते हैं किसी प्रोनाउन को तो वही नॉमिनेटिव केस में रहता है। अब ये सुनने में अटपटा लग रहा होगा आपको, लेकिन सही यही है। जो आप एग्जाम में बैठते हैं वो वाली जो ग्रामर होती है उसमें इट वाज मी या इट इज मी नहीं होता, उसमें होता है इट वाज आई, इट इज आई। इट इज हिम नहीं होता, इट इज ही। इट इज दे नहीं, इट इज देम नहीं होता, इट इज दे। सबसे ज़्यादा सुटेबल तो आई पर बैठेगा। आपको यही लगेगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ वो गलत है, जो आप सोच रहे हैं वो सही है, पर ऐसा होता नहीं है। बोलचाल में होता है, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। आप टीवी पे सीरियल देखते होंगे या मूवी देखते होंगे, तो मूवी में इट इज़ मी हो सकता है, टीवी सीरियल में इट इज़ मी हो सकता है, आपकी चैटिंग में इट इज़ मी हो सकता है, बट आयोग का एग्ज़ाम जब होता है, एसएससी का या यूपीएससी का, किसी भी आयोग का जब एग्ज़ाम आईबीपीएस वगैरह का होता है तो इट इज़ मी नहीं होता बच्चा, इट इज़ आई होता है। बोलचाल की भाषा को यहाँ से हटाओ, ये ग्रामर है, ठीक है। तो ठीक है, अब याद रखना इट इज़ मी नहीं, इट इज़ आई होगा, क्योंकि बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो नॉमिनेटिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ो। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? प्रोनाउन जैसे आई का मी हो जाता है ऑब्जेक्ट, वी का अस हो जाता है, यू तो यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, लेकिन दे का देम हो जाता है। अब ऑब्जेक्टिव केस का यूज क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। आगे आ जाओ। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्टिव केस हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी वर्ब या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं किसी प्रोनाउन को, तो ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, द टीचर पनिश्ड सी। पनिश्ड क्या है बेटा? पनिश्ड है वर्ब, और ये सी क्या हो गया? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो नॉमिनेटिव केस में नहीं होता, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। यहाँ क्या होगा? हर। द टीचर पनिश्ड हर फॉर कमिंग लेट, नॉट सी। अब आगे आ जाओ। आई हैव बॉट समथिंग फॉर दे। ये फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है। फॉर के बाद जो आएगा प्रोनाउन वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जाहिर सी बात है, मैंने अभी कहा था किसी वर्ब या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो दिस दे शुड हैव बीन देम, नॉट दे। क्लियर? बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों, ये जो सी है वो भी और ये जो दे है वो भी किसी ना किसी का ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? तो ये नॉमिनेटिव नहीं ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए थे। अब आपके पास अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो यू शुड बी अलर्ट, ठीक, एंड केयरफुल अबाउट द केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं लाइक के साथ, लेट के साथ, एक्सेप्ट के साथ और बट के साथ, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा किसके साथ पूछा गया है? लेट के साथ, और कभी कभी बिटवीन के साथ दे देता है। यहाँ पे लिखा नहीं हूँ मैं बता दे रहा हूँ। बिटवीन और एंड ऐसे भी होगा अगर, तो यहाँ भी ध्यान रखना हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा और यहाँ भी क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। क्यों होगा? बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा, एंड से जुड़े ये दोनों एक ही केस में होंगे। अगर एंड से कोई नाउन या प्रोनाउन जुड़ा है तो एंड के पहले वाला और एंड के बाद वाला सिमिलर होगा ना सेम केस में। और अगर पहला वाला ऑब्जेक्टिव है वो प्रीपोजिशन के बाद लगा है तो जाहिर सी बात है इसी तरह दूसरा वाला भी होगा, ये भी प्रीपोजिशन के बाद माना जाएगा और ये भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। क्लियर हो गई बात? अब एक एग्जाम्पल इसमें से लिया है मैं, किसका? लेट का लिया है। ठीक है, लेट माई वाइफ एंड आई लिव टुगेदर। ठीक है, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये लिव लिखा हुआ है तो लिव के पहले आई लगा है। ठीक है, लेकिन ये लिव के पहले आई नहीं लगा है। एक्चुअली इसकी एनालिसिस करके देखो कि लेट जो है ना वो एक वर्ब है। ठीक, लेट एक वर्ब है, लेट एक वर्ब है तो उस वर्ब का माई वाइफ क्या है? ऑब्जेक्ट है, और आई क्या है? उसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक, समझ में आ गया? हमारा जो माई वाइफ और आई है वो एक्चुअली लेट के ऑब्जेक्ट है, दोनों एंड से जुड़े हुए। और लेट के बाद क्या लगना चाहिए था? ऑब्जेक्टिव केस। माई वाइफ जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, एंड से जुड़ा हुआ आई भी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो ये आई जो है दैट शुड हैव बीन मी नॉट आई। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? आ गई होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई तो ठीक। आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह मान लो एक्सेप्ट दे दिया हुआ है कहीं, जैसे एक दो क्वेश्चन में और दे देता हूँ, जैसे सी उसके बाद लिखा अनलाइक या लाइक मी, लाइक आई, और हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन आर्मी। तो सी अनलाइक आई, ये लाइक अनलाइक लगा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ठीक ना, समझ में आया? एक्सेप्ट लिखा, जैसे कहीं लिखा हो एवरीबडी एक्सेप्ट ही, एवरीबडी एक्सेप्ट ही, तो एक्सेप्ट के बाद ही लगेगा, ये एक्सेप्ट प्रीपोजिशन होता है, ही नहीं लगेगा, इसके बाद क्या लगेगा? हिम लगेगा। ऐसे ही सब के सब हैं। ठीक, चलिए ये हो गया, ये याद रखिएगा। लेट, एक्सेप्ट और बट, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब आ जाओ नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में। एक मुकदमा है हाई कोर्ट में कि नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस आपस में लड़ते रहते हैं कि यहाँ हम लगेंगे, यहाँ वो कहते हैं कि हम लगेंगे। ठीक है, तो मैंने ये मामला यहाँ पे निपटाया है, देखना। इनके साथ मामला ये होता है कि जब दो सब्जेक्ट किसी कंजंक्शन से जुड़े हो, ध्यान रखना, जब दो सब्जेक्ट, टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय कंजंक्शन, अगर दो सब्जेक्ट किसी कंजंक्शन से जुड़े होंगे तो दोनों नॉमिनेटिव होंगे। क्या होंगे? दोनों नॉमिनेटिव होंगे, दोनों सब्जेक्ट हैं और कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। यहाँ देखो मीट क्या है? मीट वर्ब है, और मीट के पहले दो सब्जेक्ट हैं। ठीक, ये मीट हमारी क्या है? वर्ब है, और इसके पहले एक सब्जेक्ट कौन है? मोहन, और एक सब्जेक्ट कौन है? मी, और जुड़ा किससे है? एंड से। तो जब दो सब्जेक्ट, ठीक, दो सब्जेक्ट किसी कंजंक्शन से जुड़े होते हैं तो दोनों नॉमिनेटिव होते हैं, तो मोहन एंड मी ना होके क्या होगा? मोहन एंड आई। ठीक, ये बात समझ में आई? अब दूसरा जाओ, टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय प्रीपोजिशन, जब दो सब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं तो फर्स्ट नॉमिनेटिव होगा। फर्स्ट क्या होगा? नॉमिनेटिव होगा, और जो सेकेंड होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक, सब्जेक्ट के मामले में ये है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब दो सब्जेक्ट किसी कंजंक्शन से जुड़े हैं तो दोनों सब्जेक्ट नॉमिनेटिव होंगे। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एनी कंजंक्शन बोथ विल रिमेन नॉमिनेटिव, but if two subjects are joined by a preposition, first subject will be in nominative and the second subject will be in objective case। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, हर फ्रेंड ये एक सब्जेक्ट हो गया, सी एक सब्जेक्ट हो गया, वाज गोइंग हमारी वर्ब है, लेकिन जोड़ने के लिए क्या लगा है? विद लगा है। अगर प्रीपोजिशन से दो सब्जेक्ट जोड़े गए हैं तो दूसरा वाला सी ना होके क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, क्योंकि रूल है। फिर ऊपर आ जाओ, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय सम प्रीपोजिशन सेकेंड सब्जेक्ट रिमेन्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक मुद्दा और है, तीन मामलों पे बहस चल रही थी। जब दो ऑब्जेक्ट ज्वाइंड बाय कंजंक्शन या प्रीपोजिशन, याद रखना कि ऑब्जेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं,
ऑब्जेक्ट ज्वाइन करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब ऑब्जेक्टिव केस में होता तो चाहे कंजंक्शन से जोड़ो चाहे प्रीपोजिशन से जोड़ो, उसको ऑब्जेक्टिव ही रहना है, प्रॉब्लम केवल सब्जेक्ट में आती है। ठीक, यहाँ आ जाओ, द प्रिंसिपल हैज रेस्ट्रिकेटेड, प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया, हैज रेस्ट्रिकेटेड क्या हो गई, हमारी वर्ब हो गई। किसको किसको रेस्ट्रिकेट किया, यू को और ही को रेस्ट्रिकेट किया, तो ये रेस्ट्रिकेटेड वर्ब है, तो यू और ही ये क्या हो गए, एंड से जुड़े हुए दो ऑब्जेक्ट हो गए। याद रखिएगा ये दोनों क्या हैं, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो यू तो ऑब्जेक्ट हो गया लेकिन ही ऑब्जेक्ट नहीं है। अब क्या होगा ये, अब ये होगा हिम। ठीक, अगर सब्जेक्ट होते तो दोनों नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट हैं, तो दोनों ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कब हो जाएगा, जब किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा होगा। तो एक बार फिर क्लियर हुआ। ठीक, अगला वाला देखो, अगला है एज और देन का कुछ मामला है। ठीक, तो ये देखो कंपैरिजन में जब देन या एज आया हो, ठीक है ना, जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो अक्सर एज या देन आ जाता है। तो एज और देन के बाद प्रोनाउन की कौन सी केस यूज करें, तो हमेशा ध्यान रखना कि एज और देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आती है। कौन वाली, नॉमिनेटिव केस आती है। ठीक, जैसे देखो यू आर नॉट सो टॉल एज, ये दिखा सो टॉल एज, एज के बाद हिम नहीं होगा, क्या होगा, ही। माई ब्रदर इज टॉलर देन मी नहीं होगा, क्या होगा, आई होगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन आ गया कंपैरिजन करते समय, ठीक, एक बार फिर देख लो, कंपैरिजन करते समय अगर देन या एज के बाद लगाना है तो दोनों क्या हो जाएंगे, नॉमिनेटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर टू के साथ कंपैरिजन हो रहा है, जैसे सीनियर के बाद आता है, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रियर, पोस्टीरियर, ये सब आते हैं। तो यहाँ देखो, इन माई ऑफिस, ठीक है, मेरे ऑफिस में माई वाइफ इज सीनियर टू आई, तो टू के बाद आई नहीं होगा, टू के बाद क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। सिचुएशन बड़ी नाजुक है भाई, जो एग्जाम्पल बना है उसमें सिचुएशन की नाजुकता को समझिए जरा, बड़ा सेंसिटिव मामला है। हस्बैंड वाइफ, घर में हस्बैंड की चलती होगी, ऑफिस में पता लगा वाइफ सीनियर है, और अगर वो हस्बैंड को ही अपने वाइफ को अटेंड करना पड़ता होगा तो हाँ मैडम मैडम करना पड़ता होगा, सारी मतलब सेखी निकल जाती होगी। ठीक है, तो ऑफिस में हस्बैंड वाइफ को एक साथ होना नहीं चाहिए, या तो समान इक्वल रैंक पे हो, नहीं तो जूनियर सीनियर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, ये सिचुएशन बड़ी नाजुक है, हर कोई हैंडल नहीं कर पाता, जो इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा बड़ा महान है। ठीक है, आगे बढ़ें। ये तो मजाक की बात थी, थोड़ा सा आप लोगों का मूड जो रिलैक्स कर रहा था, जानबूझ के एग्जाम्पल ऐसे दिए जाते हैं ताकि मूड रिलैक्स हो जाए, एक आध एग्जाम्पल बीच में आना चाहिए। अब आई बात पजेसिव केस की, पजेसिव केस को भी चलो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। पजेसिव केस में दो चीज़ें होती, पजेसिव एडजेक्टिव होगा और पजेसिव प्रोनाउन होगा। फ़र्क क्या होता है, ध्यान रखना, पजेसिव एडजेक्टिव में माई आता है, आर आता है, योर आता है, हिज आता है, हर आता है, इट्स आता है और देयर आता है। ठीक, पजेसिव नाउन में माइन आएगा, आर्स आएगा, योर्स आएगा, हिज आएगा, हर्ष आएगा और देयर्स आएगा। अब एक बात आपको बतानी थी, कभी कभी जो आप लोगों ने ऐसे लिखा देखा होगा, ये योर लिखा और ये कामा लगा के एस लिख दिया, तो ये गलत होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। योर में यहाँ कामा लगा के एस लगाना सरासर गलत है, ऐसा कोई वर्ड पूरे अंग्रेजी की ग्रामर में है ही नहीं। ठीक, पजेसिव को अपॉस्ट्रोफी में मत बदलो, योर ऑलरेडी पजेसिव है, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस मत लगाओ, गलत हो जाएगा। योर्स लिखना हो तो कामा लगा के नहीं, कंटिन्यू लिखना है। योर्स है, आर्स है, हर्ष है, देयर्स है, इसमें कामा नहीं आना चाहिए, एक मिस्टेक यही हो जाती है। ठीक है, और दूसरा, एक इस इट्स की बात कर दूं तो एक बात क्लियर कर लो कि अगर इट्स ऐसे लिखा हुआ है, इट्स ITS कामा नहीं लगा है, तो ये क्या है, ये पजेसिव है। ठीक, ये देख रहे हो ना, ये पजेसिव है। और अगर कहीं आपको इट में ये कामा लगा हुआ एस मिल जाए तो इसका मतलब होता है इट इज। ध्यान रखिएगा, ये इट इज होता है, ये इट्स पजेसिव वाला नहीं है। तो दोनों इट्स के यूज पर ध्यान रखना, देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इट्स। ठीक है, एक ये वाला इट्स हो गया और एक ये वाला इट्स हो गया, दोनों की मीनिंग और यूज में फ़र्क है। कीप दिस इन योर माइंड फॉर फर्दर।
अब एक सीडीएस वाले कायदे से सुने, एकदम कान खोलकर दिमाग खोलकर। सीडीएस वालों से इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। पजेसिव एडजेक्टिव का एक दूसरा नाम है प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। आपके एग्जाम में कहीं यूज कर दिया जाएगा एक सेंटेंस में और पूछा जाएगा कि इसमें प्रोनोमिनल एडजेक्टिव कौन है, तो लोगों के ओहो ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, सर ने तो कभी बताया ही नहीं है। अब सर पढ़ा चुके पूरी ग्रामर, आपको लग रहा है कि सर ने तो बताया ही नहीं है, बस नाम नहीं बताया था। एक बच्चा है जिसका घर का नाम गुड्डू है और बाहर का नाम सत्येंद्र है, तो तुमने सत्येंद्र पढ़ रखा, गुड्डू नहीं सुना था, तो मुझे यही करना है कि उसका नाम सत्येंद्र का नाम गुड्डू है, इतना बता देना है। अब जान जाना, पजेसिव एडजेक्टिव का एक दूसरा नाम प्रोनोमिनल एडजेक्टिव होता है। सीडीएस वाले खास तौर से इस बात को समझ लें, क्योंकि उनसे इसी तरह के ऊट पटांग नाम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड। अब पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, इनसे रिलेटेड क्या कुछ खास रूल वगैरह भी हैं? थोड़े से हैं। पजेसिव एडजेक्टिव, आपको याद है पजेसिव एडजेक्टिव क्या था? फिर से दिखाऊं, देख लो एक बार, ताज़ा कर लो। ये देखो पजेसिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स का मतलब ये माई और योर हिज हर, ये इनके बाद टेक नाउन और जिरंड, इनके बाद कोई नाउन या जिरंड जरूर आएगा, याद रखना। ये जो पजेसिव एडजेक्टिव हैं इनके बाद कोई नाउन या जिरंड जरूर आएगा। नाउन आता है और वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म में आती है, क्लियर, ये आता है। लेकिन दूसरा देखो पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन कौन हो गया? अब मैं इसको हटा के दूसरा करता हूँ। तो पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस कौन होते हैं? ये माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये है। तो पजेसिव प्रोनाउंस के बाद क्या लिखा है? डोंट टेक नाउन या जिरंड, इनके बाद कोई नाउन या जिरंड नहीं लगता है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, आगे आओ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। और ये रहा आपका एग्जाम्पल, ठीक। तो ये देखो, योर वॉच इज कॉस्टलियर देन माइन वॉच। अब माइन क्या है? माइन है पजेसिव प्रोनाउन, इसके साथ वॉच नहीं लगा सकते हो, प्रोनाउन के बाद नहीं लगता। अब ये वॉच कटेगा आपका, क्यों? क्योंकि माइन का मतलब ही हो गया माय वॉच, ठीक। यहाँ माइन का मतलब क्या है? माय वॉच, पूरा का पूरा यही हो गया, ठीक है। अच्छा, योर वॉच इज कॉस्टलियर देन माइन फोन। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर ये माइन कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि यहाँ वॉच की कंपैरिजन फोन से की जा रही है, तो हमें इस फोन को रखना है, फोन हटा नहीं सकते। यहाँ वॉच की वॉच से की जा रही थी, दूसरे वॉच की ज़रूरत नहीं थी, माइन में काम चल गया। दूसरे वाले में वॉच की फ़ोन से की जा रही है तो किसी को हटा नहीं सकते, तो फिर हमें माइन के साथ नाउन लगाना नहीं है और फ़ोन को हटाना नहीं है, तो माइन को ही हमें चेंज करना पड़ेगा। माइन क्या बन जाएगा? यहाँ पे माई बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ आ जाओ। योर इज़ अ बिग हाउस, योर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, और पढ़ा था कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन या जिरंड जरूर आता है, और ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन हमें लगाना पड़ेगा। नाउन लगाओगे तो हाउस लगाओगे। तो इसको क्या करें कि सही हो जाए? तो एक काम करो, योर को योर्स बना दो, योर को योर्स बना दो तो बराबर हो गया। योर्स इज अ बिग हाउस मतलब योर हाउस इज अ बिग हाउस, ठीक है, समझ में आ गया। तो एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव के बाद सीधे वर्ब लगा दी जाए और एडजेक्टिव के बाद नाउन की ज़रूरत हो तो पजेसिव एडजेक्टिव को पजेसिव प्रोनाउन बना दो, हो गया काम, क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट है, एक पर्सनल प्रोनाउन का बड़ा सेगमेंट था वो खत्म हुआ, एक बड़ा सेगमेंट है रिलेटिव प्रोनाउन का। इसके बाद सारे सेगमेंट छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। धैर्य रखिएगा, अगर वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा भी चली जाती है तो डोंट बी वरीड, चिंता मत करना। एक बड़े से टॉपिक को 1 घंटे में कवर करना बड़ी बात होती है, ठीक है। तो एक ही बार में, 2 बार में देख लेना, लेकिन पढ़ाया एक ही बार में जाएगा। तोड़ के पढ़ा दूंगा तो कंटिन्यूटी टूट जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वही अपने यूज के अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। नीचे मैंने उनकी लिस्ट दे रखी है, यहाँ बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, डिफरेंस देख लो। अच्छा हाँ, सीडीएस वाले फिर एक बार कान खोल लें, खरगोश की तरह दोनों कान खड़े कर लो, जितने भी सीडीएस वाले हैं सबके सब लोग। रिलेटिव प्रोनाउन का एक और नाम है कंजंक्टिव कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को, ध्यान रखना। रिलेटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? कंजंक्टिव भी कहते हैं। आपके एग्जाम में कहीं यूज हो जाएगा और नीचे पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजंक्टिव, फिर वही कहोगे सर ने पढ़ाया नहीं है।
नाम ही बदला है बस, वही रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हर टीचर पढ़ाता है, बस उसका ये नहीं बताता कि इसका नाम कंजंक्टिव भी है। ठीक है, तो अब सीडीएस में पूछा जाने लगा है तो अब ये भी ज़रूरत पड़ी, अब हम लोग बता देते हैं। ठीक है, याद रखना रिलेटिव प्रोनाउन इज कॉल्ड कंजंक्टिव आल्सो। अब आ जाओ, रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो पहले आए, पहले पार्ट में आए किसी वर्ड को या किसी नाउन प्रोनाउन को दूसरे सेंटेंस में से कनेक्ट कर देता है, बस। अब देखो हु लिखा है, इस सेंटेंस में हु रोट दिस रिपोर्ट और क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इस हु का मतलब क्या हुआ, किसने, ये रिपोर्ट किसने लिखी है। ठीक, ये तो हो गया। अब इस हु को हम क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक, याद रखना। आई नो द डॉक्टर हु रोट दिस रिपोर्ट। अब यहाँ जो हु रोट दिस रिपोर्ट, इसको किससे कनेक्ट कर रहे हो आप, डॉक्टर से। तो दूसरे सेंटेंस को पहले में आए किसी नाउन प्रोनाउन से जब कनेक्ट करते हो तो उस कनेक्ट करने वाले को कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, कनेक्ट किया इसलिए कंजंक्टिव कहा जाता है, रिलेट किया इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब अंतर क्या हुआ, इस हु का मतलब था किसने और इस हु का मतलब क्या है, आई नो द डॉक्टर हु रोट दिस रिपोर्ट। हु का मतलब क्या हुआ, जिसने, जिन्होंने। मैं उन डॉक्टर को जानता हूं जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है। ये है किसने, ये है जिन्होंने या जिसने। तो जब हु की मीनिंग जिन्होंने या जिसने आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और एक बात, डॉक्टर को मैंने हाईलाइट क्यों कर रखा है, एक नाम बहुत ज़रूरी है जानना। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं एंटीसीडेंट। फिर सीडीएस वाले कान खोल कर सुन लें। ठीक, इसे क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। अगर पूछा जाए एग्जाम में व्हाट इज एंटीसीडेंट, तो ये कहोगे द नाउन अ प्रोनाउन फॉर व्हिच अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। वो नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं उसे एंटीसीडेंट कहा जाता है। ठीक, याद रखना इस बात को बहुत अच्छे से कि व्हाट इज एंटीसीडेंट। आगे बढ़ो। अब हु और हुम हम लोगों को पढ़ना है। तो हु का यूज क्या होता है, देखो एक एक करके रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 करके नीचे मिलता चला जाएगा। हु किसके लिए यूज किया जाता है, याद रखना कि हु केवल ह्यूमन के लिए लगता है। एक बात बहुत कायदे से अपने दिमाग में डाल दो, हु केवल ह्यूमन, ओनली ह्यूमन, मतलब क्या हुआ, ये एनिमल के लिए नहीं लगा सकते हो, डॉग के लिए हु नहीं लगा सकते हो, काऊ के लिए हु नहीं लगा सकते हो, या अपने मकान हाउस के लिए हु नहीं लगा सकते हो। ये केवल ह्यूमन के लिए लगता है। ठीक है, और ह्यूमन के साथ साथ किस रूप में आएगा, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। हुम किसके लिए लगता है, ये भी केवल ह्यूमन के लिए लगता है, लेकिन ये किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। हु और हुम में केवल यही डिफरेंस है कि हु सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, हुम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, लगते दोनों ही ह्यूमन के लिए हैं। ठीक, आगे बढ़ो, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते एक रूल पर। ठीक, आगे आओ, एग्जाम्पल देखो। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, हु द पुलिस हैव अरेस्टेड। अब यहाँ देखो हैव अरेस्टेड वर्ब हो गई और द पुलिस सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब तो इसमें है ही, तो ये किसके लिए आया है भैया, ये ऑब्जेक्ट के लिए आया। यहाँ जो पुलिस ने जिसको अरेस्ट किया था वो क्या था, ऑब्जेक्ट, और उसी के लिए ये आ रहा है। तो ये हु ना होकर के क्या होना चाहिए था, हुम होना चाहिए था। मैं उस आदमी को जानता हूँ पुलिस ने जिसको अरेस्ट किया है, जिसको, हुम होना चाहिए। अब नीचे आ जाओ, द प्रिंसिपल पनिश्ड द स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये इधर हो गया। Whom had stolen your book, had stolen क्या हो गई, वर्ब, और your book क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है जी, ये तो सब्जेक्ट है कि नहीं है। अब ये whom सब्जेक्ट है तो यहाँ whom ना होकर के क्या होना चाहिए था, who होना चाहिए था। बात समझ में आ गई, कैसे, एक बार फिर से देख लो। ये whom, ये had stolen, ये your book, योर बुक ऑब्जेक्ट है, हैड स्टोलन वर्ब है, और यहाँ हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। अगर सब्जेक्ट चाहिए तो हुम नहीं होगा, हु लगता है सब्जेक्ट के लिए। यहाँ आ जाओ ऊपर वाले में, हैव अरेस्टेड वर्ब है, द पुलिस सब्जेक्ट है। ठीक, सब्जेक्ट है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट कहाँ गया, यहाँ गया, तो यहाँ हु ना होकर के हुम होना चाहिए था। चलो आगे, अब आता है हुज। हुज क्या है, ये पजेसिव है। ठीक है, माई, योर, हिज, हर, इन सब के बदले में यूज किया जाता है। पजेसिव का मतलब क्या हुआ कि जब आप एंटीसीडेंट का बाद वाले वर्ड से रिलेशन दिखा रहे हो। एग्जाम्पल देखो, आई लव द गर्ल, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, डैश फादर इज ए पॉलिटिशियन। ठीक,
फादर पॉलिटिशियन है और उस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, तो उस लड़की में और फादर में रिलेशन दिखाना है ना, कि जिसके फादर पॉलिटिशियन है, ठीक। एंटीसीडेंट, ये गर्ल क्या हुआ, एंटीसीडेंट हो गया, ठीक। ये गर्ल क्या हुआ, एंटीसीडेंट हो गया, और फादर इसके, ये इस लड़की के रिलेटिव हैं। तो अब पजेसिव यूज करना पड़ेगा ना। पजेसिव में क्या करोगे, हु तो लगेगा नहीं, हुम तो लगेगा नहीं, विच तो लगेगा नहीं, फिर क्या लगाओगे, हुज लगाओगे। यहाँ क्या होगा, हुज फादर इज अ पॉलिटिशियन। हालांकि बड़ा खतरनाक काम कर दिया है बच्चे ने, उस लड़की से प्यार कर लिया जिसके फादर पॉलिटिशियन है। या तो बेड़ा पार हो जाएगा या फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, ये तो मजाक की बात थी। अब आया व्हिच। व्हिच क्या है, इसके लिए स्पेशल यूज क्या है भाई, देखो ये ह्यूमन को छोड़ करके बाकी सब के लिए लग जाता है, ठीक है ना। इट कैन बी यूज्ड फॉर एवरी क्रिएचर, मतलब सारे के सारे जानवर, कोई भी एनिमल हो, कोई बर्ड हो, कोई इंसेक्ट हो, नॉन लिविंग थिंग हो, सबके लिए लग जाएगा एक्सेप्ट ह्यूमन। तो मैं एक चीज़ लिख दे रहा हूँ, एक्सेप्ट ह्यूमन, ठीक। इसमें ये मत करना कि ये किसके लिए लगता है, वो नहीं बताऊँगा। एक्सेप्ट ह्यूमन, हाँ, इंसान को छोड़कर बाकी सब के लिए लगाओ, कोई चिंता नहीं है। और सब्जेक्ट की तरह लगाओ और चाहे ऑब्जेक्ट की तरह लगाओ, कोई चिंता नहीं है। आलू है ये, ठीक है ना, आलू की सब्जी चाहे जिसके साथ पका लो, कोई दिक्कत नहीं होती। ये व्हिच है, बस ह्यूमन के साथ नहीं पकेगी ये, ठीक है। तो ही कॉट द लायन, उसने शेर को पकड़ लिया। हु हैड किल्ड मेनी एनिमल्स, ठीक है। तो RRR वाला होगा फिर ये भीमा। उसने लायन को पकड़ लिया जिसने बहुत सारे एनिमल्स को मारा था। समझ में आ गया ना, RRR का भीमा। तो अब ये बताओ कि लायन के लिए हु लगाना कितना सुटेबल है। बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। लायन एनिमल है, उसके लिए हम हु नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, व्हिच लगाएंगे। अब आ जाओ व्हाट पर। व्हाट की खासियत क्या है कि ये केवल थिंग्स के लिए लग सकता है। समझ में आ गया, थिंग्स के लिए लगेगा, और वो भी विदाउट एंटीसीडेंट। एकदम स्पेशल बात व्हाट में क्या है कि विदाउट एंटीसीडेंट। व्हाट तब लगेगा जब एंटीसीडेंट ना दिया हो, ठीक। बात क्लियर हो गई। एंटीसीडेंट क्या है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था व्हाट इज एंटीसीडेंट। अब आ जाओ एग्जाम्पल देखो। 2 एग्जाम्पल लिखा हूँ, एक में व्हाट लगना है, एक में व्हाट नहीं लगना है, डिफरेंस बताने के लिए। तो पहले दूसरे से शुरू करो। यू कैन ईट द फ्रूट। यहाँ देखो ईट के बाद क्या लिखा है, द फ्रूट। द फ्रूट डैश यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है। मतलब तुम वो फल खा सकते हो जो तुम्हें पसंद हो, और फल जो एंटीसीडेंट है हमारा वो दिया है, ये हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। जो हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है उसका एंटीसीडेंट दिया है। और याद करो अभी मैंने बोला था एंटीसीडेंट दिया होता है तो व्हाट नहीं लगता है, ठीक। जब एंटीसीडेंट नहीं होगा तो व्हाट लगता है। तो यहाँ एंटीसीडेंट दिया है, इसका मतलब यहाँ पर व्हाट नहीं लगेगा। हुम आदमियों के लिए लगता है, ये लगेगा नहीं। अब आप क्या लगा सकते हो, या तो व्हिच लगा सकते हो या तो दैट लगा सकते हो। यहाँ लग जाएगा दोनों, ठीक है, व्हिच और दैट दोनों लग सकता है, ठीक। यहाँ व्हाट बिल्कुल नहीं लगेगा। अब ऊपर वाले मामले में आ जाओ, ठीक। इसी तरह से यू कैन ईट और यू लाइक, मतलब तुम्हें जो पसंद है वो खा लो, लेकिन ईट के बाद किसी चीज़ का नाम नहीं दिया जैसा कि यहाँ पे दिया था। और यहाँ पे आपको ये लगाना है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट नहीं है, यहाँ वाले रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट था, इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट नहीं है। और विदाउट एंटीसीडेंट यूज क्या किया जाता है, रिमेंबर मैंने अभी बोला था कि विदाउट एंटीसीडेंट हम लोग क्या यूज करते हैं, व्हाट लगाते हैं। तो यहाँ क्या यूज करोगे, यहाँ लगाओगे व्हाट। यू कैन ईट व्हाट यू लाइक, ठीक। जैसे लोग कहते हैं ना कि डू व्हाट यू कैन, जो करना हो कर लेना, ठीक। तो डू व्हाट यू कैन, ऐसे एंटीसीडेंट ना लगा हो तो व्हाट यूज करो। व्हाट, व्हाट एवर, व्हाटसोएवर, ये सब लगाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया व्हाट का मामला भी। अब आ जाओ, अगला है हमारा वेयर। तो वेयर का मतलब क्या होता है, जहाँ, ठीक। अब ये जहाँ किसके लिए आता है, ये तो प्लेस के लिए आता है, जाहिर सी बात है। तो अगर एंटीसीडेंट कोई प्लेस हो, जैसे लिखा द हाउस, ये है ना द हाउस, ये कोई जगह का नाम है। एंटीसीडेंट अगर कोई प्लेस है तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लगाओगे, देखो दिस इज द हाउस, ये वही घर है, आई वॉज बोर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो क्या लगाओगे, वेयर आई वॉज बोर्न, ठीक। आगे आ जाओ। अब आता है दैट, ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड यही है, सबसे ज़्यादा बेशरम और बदतमीज।
पता नहीं कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, बड़ी सावधानी रखना इनके साथ। बाकी सबका तो फिक्स यूज है, यही एक है जो बेसदर है, मतलब बेपेंदी का लोटा पीओके वाला, कभी पाकिस्तानी कभी इंडियन। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ये है दैट में ही कॉट द लायन दैट या विच हैड किल्ड मेनी एनिमल्स। ठीक है ना, देखा तो एंटीसीडेंट क्या है, द लायन है। अब द लायन एनिमल है ना, तो इसके लिए चाहे दैट लगा लो चाहे विच लगा दो, लग जाता है दोनों। ठीक, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, द मैन एंटीसीडेंट हो गया, तो चाहे दैट लगा लो चाहे वो लगा लो, दोनों ठीक हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो दैट जो है वो मैन के लिए, एनिमल के लिए, थिंग्स के लिए, सबके लिए लग जाता है, लेकिन इतना भी फ्री नहीं है जितना सोच रहे हो। ठीक है, अब ये एक साथ ये देखो, इसके बारे में कुछ बता दें कि ये सबके लिए लग जाता है, चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, और चाहे कोई थिंग हो। मतलब क्या हुआ कि ये हु और हुम की जगह भी लग जाता है और विच की जगह भी लग जाता है। ठीक, सबकी जगह, व्हाट की जगह नहीं ले पाएगा। बस आगे आ जाओ। कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, ऐसा ही नहीं है कि वो फ्री है, आगे चल के बताऊंगा दैट का स्पेशल यूज आएगा तो। ठीक है, अब आया एज और दैट, एक रिलेटिव प्रोनाउन और है एज और दैट। ये किस खेत की मूली हैं? देखिए ये बड़े खतरनाक हैं। याद रखिएगा कि जब एंटीसीडेंट के पहले सच या सेम लगा हो, ये रहा आपका एंटीसीडेंट। ठीक, एंटीसीडेंट के पहले अगर सच या सेम लिखा हो तो कभी हु या हुम या व्हिच नहीं लगता। एकदम खरी खरी बात है, चाहे अभी स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो। ठीक, चाहे 4 बार देख लेना, बेहतर यही होगा कि एंटीसीडेंट के पहले अगर सच या सेम लगा हो, एक बार फिर कान खड़े कर लो खरगोश की तरह, और मेरी बात दूसरी तरफ वाला कान बंद कर लेना है, या ईयरफोन लगा दो, खाली दिमाग में जाए, बाहर निकलने न पाए आवाज़। एंटीसीडेंट के पहले अगर सच या सेम में से कुछ भी लगा हो तो आप ना हु लगाएंगे, ना हुम लगाएंगे, ना विच लगाएंगे। यू कैन यूज ओनली एज एंड दैट, केवल 2 ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं, एज और दैट। अब कब एज लगेगा कब दैट लगेगा, देखो दैट तब लगता है जब आपका सेंस हो वही, और एज तब लगता है जब आपका सेंस हो वैसा ही। ठीक है ना, चलिए अब देख लो, नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी इज द सेम गर्ल, सेम लग गया ना, सी इज द सेम गर्ल डैश हैड सेव्ड यू फ्रॉम द डॉग्स। ये डैश लड़की है जिसने तुम्हें कुत्तों से बचाया था। तो अब बताओ ये वैसी ही लड़की है जिसने कुत्तों से बचाया था कि वही लड़की है? सेंस आ रहा है कि ये वही लड़की है, तो इसका मतलब क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। ये वही लड़की है, वही का सेंस आए तो दैट। अब नीचे आओ, आई वॉन्ट टू बाय द सेम शर्ट, मैं शर्ट खरीदना चाहता हूँ, यू आर वियरिंग, जो आपने पहन रखी है। अब सेंस लगाओ, मैं वही शर्ट खरीदना चाहता हूँ जो आपने पहनी है, या मैं वैसी ही शर्ट खरीदना चाहता हूँ जो आपने पहनी है। तो यहाँ सेम शर्ट का मतलब क्या हो गया, वही नहीं, यहाँ क्या हो गया, वैसी ही शर्ट लेना चाहता हूँ। तब क्या लगाओगे आप, एज लगाओगे। ठीक, जब वैसा ही का सेंस आ जाए तो एज लगाना, वही का सेंस आ जाए तो दैट लगाना, सच और सेम के साथ। सच और सेम के साथ हु हुम व्हिच नहीं लगता। क्लियर हो गई बात? 2 बार बता चुका, बहुत ज़रूरी था इसलिए 2 बार बताया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पेशल यूज ऑफ दैट, दैट का कुछ स्पेशल यूज है, मतलब कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर आप ना तो हु लगाएंगे, ना तो हुम लगाएंगे, और ना तो व्हिच लगाएंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें नहीं लगाएंगे, केवल दैट जहां लगता है। वो सिचुएशंस कौन सी हैं? तो देखो, अगर एंटीसीडेंट के पहले ये लिखा है ना प्लस, ये लगा है ना प्लस, प्लस के बाद ये एंटीसीडेंट लिखा है। अगर एंटीसीडेंट के पहले ऑल लिखा है, एवरी लिखा है, सम लिखा है, एनी लिखा है, मच लिखा है, नो लिखा है, ओनली लिखा है, फ्यू लिखा है, लिटिल लिखा है, या फिर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लगी है, तो उस एंटीसीडेंट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन में हु हुम व्हिच बिल्कुल नहीं लगेगा, केवल दैट लग सकता है। वर्ड्स को एक बार फिर रिवाइंड करके देख लेना। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अब इतने सारे एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, अभी आप यहाँ सिर्फ इतना ही करिए। दिस इज द ओनली बुक विच आई हैव,
अब ये देखो आपका बुक क्या है, एंटीसीडेंट, इसके पहले ओनली लगा हुआ है, ओनली लगा होगा एंटीसीडेंट के पहले, तो आप व्हिच नहीं लगा सकते हो, तब क्या लगाओगे, दैट। नीचे आओ, सी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, ये बेस्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या हुआ आपका, एंटीसीडेंट है, उसके पहले क्या लगा हुआ है, बेस्ट लगा है, बेस्ट क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब इसके साथ हु नहीं लगेगा, क्या लगेगा, दैट लगेगा। आपको लग रहा होगा कि यार स्टूडेंट लड़की है, उसके साथ हु लगाने में क्या दिक्कत है, इंसान के लिए हु लगता है, ह्यूमन के लिए हु लगता है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ह्यूमन के लिए हु लगता है, लेकिन अगर ह्यूमन के पहले सुपरलेटिव डिग्री लगी हो या किसी की भी पहले सुपरलेटिव डिग्री लगी हो हमारे एंटीसीडेंट के साथ में, तब आप हु हुम हुच नहीं लगाएंगे, तब आप केवल दैट लगाएंगे। ये बात दोहरा के बता दिया, ठीक है। तो सब पर एग्जाम्पल नहीं दे सकते, ये क्विक रिवीजन की क्लास है, वो मेरी ऑफलाइन ग्रामर की क्लास नहीं है जिसमें हफ्ते भर में पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। तो ज़रा अब भी हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे, नहीं तो 3 घंटे लग जाएगा। अगला रूल देखो, अगला रूल रिलेटिव प्रोनाउन का, दैट से रिलेटेड है। एंटीसीडेंट इन इंटरोगेटिव क्लॉज, अगर आपका एंटीसीडेंट इंटरोगेटिव क्लॉज में है, ध्यान रखिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर आपका एंटीसीडेंट है तो उसके लिए कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही लगेगा, दैट के अलावा कुछ नहीं लगेगा। यहाँ आ जाओ, वेयर डिड यू हाइड द बूटी, आपने वो बूटी कहाँ छुपाई थी, बूटी मतलब क्या होता है, लूट का माल। वेयर डिड यू हाइड द बूटी, ये क्वेश्चन मार्क है ना, इंट्रोगेटिव, ये क्वेश्चन है, और जो हमारा एंटीसीडेंट है बूटी, बूटी किस में है, एक क्वेश्चन का हिस्सा है। तो अगर एंटीसीडेंट किसी क्वेश्चन का हिस्सा है तो रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच नहीं लगेगा, तब क्या लगेगा, केवल दैट, ठीक, ना हु ना हु ना व्हिच, केवल केवल दैट, ये भी हो गया। अब आगे देखो एक और, ह्यूमन, एनिमल या थिंग, उसके बाद आप रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहे हो, और ये हमारा एंटीसीडेंट है, तो एंटीसीडेंट एक नहीं है इसमें, एंटीसीडेंट केवल ह्यूमन नहीं है, एक ह्यूमन हो और एक नॉन ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो चाहे कोई थिंग हो, एक ह्यूमन और एक नॉन ह्यूमन, दो अगर आपके एंटीसीडेंट आ जाते हैं किसी रिलेटिव प्रोनाउन के, तो केवल दैट लगेगा, तो आप हु और व्हिच नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, लिखा आई कैन नॉट हेल्प द बॉय एंड हिज डॉग, ये आपको लगाना है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। और एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट द बॉय एंड हिज डॉग, द बॉय एंड हिज डॉग में ये बॉय जो है ह्यूमन है और डॉग क्या है, वो क्या है, एनिमल है। अब हु लगाओगे तो हु डॉग के लिए भी लगना है, लगेगा, और बॉय के लिए भी लगेगा, तो बॉय के लिए तो लग जाएगा, डॉग के लिए नहीं लग सकता, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, व्हिच लगाते हैं तो व्हिच बॉय के लिए नहीं लग पाएगा, डॉग के लिए, इसके लिए लग पाएगा, इसके लिए नहीं लग पाएगा, ठीक है। अब चलो दैट के देख लेते हैं, ये हमारा जो दैट है, दैट बॉय के लिए भी फिट हो रहा है और डॉग के लिए भी, तो ये बॉय के लिए भी, ह्यूमन के लिए भी दैट लगाते हैं और एनिमल के लिए भी दैट लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। यहाँ पर अगर हम व्हिच या हु लगाते हैं तो एक के लिए सही होगा, दूसरे के लिए गलत होगा, और दैट दोनों के लिए सही हो जाता है, ठीक है। तो ये कहानी है, इसलिए ऐसा होता है। अब आ जाओ अगला रूल हमारा, लिमिटेशंस ऑफ दैट, मतलब इतने स्पेशल यूज थे दैट के, तो कुछ लिमिटेशंस भी होंगे ना दैट के, कहाँ दैट नहीं लगा सकते हो। आ जाओ, आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर रोहित दैट सेव्ड माई लाइफ, मैं मिस्टर रोहित से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ बचाई, यहाँ दैट नहीं लगेगा, यहाँ केवल हु लगेगा। क्यों पता है, मोहित प्रॉपर नाउन है, याद रखना, जब प्रॉपर नाउन होता है तो प्रॉपर नाउन इकलौता होता है ना इस दुनिया में। जैसे किसी का नाम है, उस नाम के 20 लोग हो सकते हैं लेकिन वो व्यक्ति तो एक ही होगा, मैं जिस मिस्टर रोहित की बात कर रहा हूँ वो तो एक ही है। या जितने भी रिश्ते दुनिया में एक ही हों, जैसे पापा एक ही होते हैं, मम्मी एक ही होती हैं, ठीक है, हस्बैंड एक ही होता है, वाइफ एक ही होती है, 4 ऐसे रिश्ते हैं, पापा मम्मी हस्बैंड और वाइफ, इनके लिए आप दैट नहीं लगा पाओगे, इनके लिए केवल हु लगाओगे। हाँ, ब्रदर है, सिस्टर है, इनके लिए लगा सकते हो दैट, हु भी लगा सकते हो, दैट भी। क्यों कि ब्रदर में दो भी भाई 2-3 हो सकते हैं, जैसे कहीं लिखा माय ब्रदर हु, कोई पूछेगा कौन वाला भाई, तो बताना पड़ेगा दिल्ली वाले के बंगलोर वाले। लेकिन किसी ने पूछा माय मदर, तो कोई ये नहीं पूछेगा ना कौन वाली मम्मी, ये वाली की वो वाली, ये तो नहीं पूछोगे ना, मदर तो एक ही होती है। तो जो एक ही होता है, जो रिश्ते एक ही होते हैं, 2 नहीं होते, जिसमें कौन ये तो सवाल ना पैदा हो, उसके लिए आप दैट नहीं लगाएंगे, हु ही लगाएंगे, ठीक है। और रिश्ते जैसे भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, चाचा है, चाची हैं, दोस्त हैं, तो इनके लिए आप लगा सकते हो दैट भी और हु भी, ठीक है, दोनों चलेगा। क्लियर हो गई बात। अब नीचे आ जाओ, एक क्वेश्चन और दे रखा हूँ, आई वॉन्ट टू रीड द बुक, ठीक, आई वॉन्ट टू रीड द बुक अबाउट दैट यू आर टॉकिंग,
तो अबाउट यहाँ प्रीपोजिशन लगा है ना, तो प्रीपोजिशन के बाद कभी दैट नहीं लगेगा। एक बात याद रखना, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन आ जा रहा है तो कभी दैट नहीं लगेगा, तब केवल हु, हुम और व्हिच लग सकता है। तो बुक के लिए हु, हुम तो लगेगा नहीं, यहाँ क्या लगाएंगे हम, व्हिच लगाएंगे। और मिस्टर रोहित के लिए हम दैट नहीं लगा सकते हैं, केवल हु या होम लगा सकते हैं। यहाँ हु की ज़रूरत है क्योंकि सेव्ड वर्ब है। क्लियर हो गई, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। अब एक आई बात मिसलेनियस की, अभी रिलेटिव ख़त्म नहीं हुआ है, मिसलेनियस की बात आई। मिसलेनियस में देखो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन अगर होते हैं, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होगा, जैसे हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर हम इसी हु में एवर जोड़ दें, हु एवर लगा दें, ठीक है। जैसे व्हाट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हाट में क्या कर दें, एवर जोड़ दें, व्हाट एवर कर दें, ठीक है। जैसे मान लो वेयर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, वेयर में सो लगा के एवर लगा के तीन तीन, वेयर सो एवर, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड। दो से जोड़ के, दो वर्ड जोड़ करके अगर बनाते हो तो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन की खासियत क्या होती है कि उसके पहले एंटीसीडेंट नहीं आता है, ठीक है। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस डोंट हैव एंटीसीडेंट, इनके साथ एंटीसीडेंट नहीं लगाया जाता। अब यहाँ देखो, आई वोंट अलाउ द स्टूडेंट हुएवर कम्स लेट, आई वोंट अलाउ द स्टूडेंट, अब ये हुएवर लगाए हो तो द ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई वोंट अलाउ हुएवर कम्स लेट, मैं अलाउ नहीं करूँगा चाहे जो कोई देर से आता है, तो यहाँ स्टूडेंट नहीं लिखना था, ठीक। याद रखना कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन होगा तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। आगे आ जाओ, प्लेस ऑफ रिलेटिव क्लॉज, एक कहानी रिलेटिव की और है, प्लेस ऑफ रिलेटिव क्लॉज, ठीक। तो रिलेटिव क्लॉज को हम लगाते कहाँ हैं, याद रखना एंटीसीडेंट के साथ। कहाँ होगा इसकी जगह, एंटीसीडेंट के साथ। कभी एंटीसीडेंट से इसका साथ छुड़वाना मत, एकदम से उसके साथ सटा होना चाहिए, दूर करोगे गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये है प्लेस ऑफ रिलेटिव क्लॉज। नीचे के एग्जाम्पल में देखो क्या ऐसा एग्जैक्टली लगा है, आई सा अ बेगर, मैंने एक भिखारी देखा, एट द स्टेशन हु वॉज ब्लाइंड। अब हु वॉज ब्लाइंड को पकड़ो जरा, ये है हु वॉज ब्लाइंड, ये हमने पकड़ लिया। तो हु वॉज ब्लाइंड किसके साथ लगा है, स्टेशन के साथ। तो क्या स्टेशन अंधा था, मैंने भिखारी को एक स्टेशन पर देखा जो अंधा था, मतलब स्टेशन अंधा था। यहाँ तो स्टेशन के बगल में हु वॉज ब्लाइंड लगा है तो इसका मतलब स्टेशन अंधा था, और ये एक्सप्रेशन गलत हो गया, ठीक है। अगर हम कहते कि आई हु वॉज ब्लाइंड सा बेगर, तो आई के लिए भी नहीं लगा है। एक्चुअली ये जो हु वॉज ब्लाइंड लगा है वो किसके लिए लगा है, बेगर के लिए लगा है। तो दिस सेंटेंस शुड हैव बीन रिटन एज आई सा अ बेगर, मैंने एक भिखारी देखा। अब यहाँ लगाना चाहिए था हु वॉज ब्लाइंड, ठीक, हु वॉज ब्लाइंड। अब कामा लगा के लगा दो एट द स्टेशन, ठीक। तो अब सही हुआ ना, ब्लाइंड कौन था, बेगर था। हु वॉज ब्लाइंड किसके साथ आ गया, बेगर के साथ आ गया। याद रखना इस तरह की एरर भी बहुत पूछी जाती हैं। अगला है हमारा यूज ऑफ दोज, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड, यूज ऑफ दोज, ये दोज। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जहां दोज लगाते हैं, देख लेना कि दोज नॉट दे देम आर यूज्ड बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो कभी भी दे या देम एंटीसीडेंट के रूप में कहीं दे लिखा हो या देम लिखा हो, अब इसके बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो, तो याद रखना कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दे देम नहीं आएगा, मतलब दे देम एंटीसीडेंट ही नहीं हो सकता। दे देम कैन नॉट बी एंटीसीडेंट ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन, इट शुड बी दोज। तो ये दे देम की जगह पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, दोज। कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दे देम देख लेना तो काट देना उसको, वहाँ पे दोज लगेगा, ठीक है। ये दोज का स्पेशल यूज है। द टीचर पनिश्ड देम हु हैड ब्रोकन द रूल्स, टीचर ने उनको पनिश किया जिन्होंने नियम तोड़ा था। देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती क्या हो गई कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके साथ देम नहीं लगता, तब क्या करना पड़ता है, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ दोज लगाते हैं, दे देम नहीं लगाते हैं। इतनी बात हो गई क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की ओर। देखो दो सबसे बड़े सेगमेंट खत्म हो चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, यही सबसे बड़ा सेगमेंट था। अब सबके सब सारे सेगमेंट बहुत छोटे छोटे से हैं, पिद्दी पिद्दी भर के, एक एक दो दो मिनट में सब खत्म हो जाएंगे। इतनी देर आपने झेल लिया, तकलीफ बर्दाश्त कर ली, तो अब तो बहुत ज़रा सा बचा हुआ है, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन किसके लिए लगता है,
जब पर्सन हमारे लिए अनिश्चित होता है, जब हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन लगता है। कौन कौन से हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन देख लो। एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नन, नोबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये सब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। एक और है इसी में वन, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है। इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब एक बात और याद रखना कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इनके लिए जब हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं तो हमेशा सिंगुलर लगेगा। ठीक, ये जितने भी हैं इनके साथ जब हम पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं तो इतनों के लिए क्या लगता है, इतनों के लिए सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन लगता है। ही या सी में लगेगा, क्या लगेगा, या तो ही या तो सी। और ये जो एनीथिंग वाला है, इन सब के लिए क्या यूज करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन इट लगता है। कभी कभी इसी में गलती पूछ लेते हैं। एक एग्जांपल देखो, नीचे लिखा हुआ है बहुत इजी सा, एवरीवन इज बिजी डूइंग देयर वर्क। सब्जेक्ट कौन है, एवरीवन। देयर किसके लिए लगा, एवरीवन के लिए। तो यहाँ हिज ना हो, देयर ना होकर के क्या होगा, हिज होगा, या हर लगा सकते हो, वैसे हिज को प्रेफर किया जाता है। इन केस की फेमिनिन जेंडर इज हाईलाइटेड, इन केस की फेमिनिन जेंडर इज मेंशनड। अगर फेमिनिन जेंडर मेंशन करके नहीं दिया हुआ है तो जनरली हम हिज में मास्कुलिन जेंडर ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ग्रामर में भी ये जेंडर बायसिटी होती है। ठीक है, चाहे हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो, खाली जेंडर इक्वलिटी नारे हैं बस। ठीक है, आगे आ जाओ। यूज ऑफ वन, वन का यूज, यह भी थोड़ी देर पहले बोला था ना, ये भी एक प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन ही है। तो एक तरह से वन हम यूज करते हैं ना एनी पर्सन के लिए, इंडेफिनिट सेंस में, इंडेफिनिट प्रोनाउन में, इंडेफिनिट सेंस में, एनी पर्सन जनरल सेंस में यूज किया जाता है। तो याद रखना कि वन के लिए जो प्रोनाउन होगा ना वो वन ही होगा। अगर वन सब्जेक्ट है तो वन ही ऑब्जेक्ट होगा। याद रखना इस बात को, कभी मिक्सिंग मत करना। जैसे यहाँ लिखा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है एग्जाम में, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स। तो ये जो हिज लगा है किसके लिए लगा है, वन के लिए लगा हुआ है। तो वन के लिए हिज नहीं होगा, वन के लिए क्या होगा, वंस ही होगा। ठीक है, यही आएगा यहाँ भी, इसके बदले में हिज नहीं आएगा। बात क्लियर हुई। चलिए, एक और क्वेश्चन है वन का जो अक्सर पूछा जाता है, वो ये है कि वन को हम कभी कभी नाउन के इक्विवेलेंट के रूप में यूज करते हैं। तो जब नाउन के इक्विवेलेंट के रूप में यूज करेंगे तो सिंगुलर में ये क्या होगा, वन होगा, और इसका प्लूरल बनाना हुआ तो ये वंश ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, ये वाला वंश होगा, याद रखिएगा, ये वाला वंश नहीं, ये वाला वंश क्या होता है, ये पजेसिव है, ये नहीं लगेगा, ये पजेसिव केस में लगता है, और ये क्या है, नाउन का प्लूरल हो जाता है। ठीक है, प्लूरल नाउन के बदले यूज किया जाता है। दोनों एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल, ये दुनिया लोगों से भरी हुई है, बट द इंटेलिजेंट वंस लिव वेल। लेकिन इंटेलिजेंट वंस मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कहा जा रहा है ना, जो समझदार लोग हैं, तो उनके लिए देखो वंश लिखा गया है ना, ये क्लियर है, ये एकदम सही है वंश। ये ऐसा वंश कहीं दिखे तो ये मत सोचना कि ये गलत ही है। हाँ, ये चेक कर लेना कि कामा लगा के जो एस लिखा जाता है उस वाले वंश की ज़रूरत है या इस वाले वंश की। ठीक, अगले आ जाओ। अमंग मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में, स्टडिंग इन माई क्लास, मेरी क्लास में पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में, राजू इज रेगुलर वन। तो यहाँ केवल राजू की बात हो रही थी तो केवल वन लिखा था। ठीक है, बहुत से लोगों की बात हो रही थी इसलिए वंस किया, ये केवल राजू के लिए था इसलिए वन। ठीक है ना, और ये जो वंश लिखा है वो पीपल के लिए लिखा हुआ है तो ये वंश ठीक है, प्लूरल हो गया। अब यहीं पर इस वाले वंश को देखिए, ये वाले वन को देख लो, तीनों एक बार में देख लो जरा। ये वाले हिज की जगह क्या लगाना था, वंश। ये वाला वंश ऐसे ठीक है, ये वाला वन ऐसे ठीक है। ठीक, एग्जाम्पल तीनों देखा था आप लोगों ने। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में केवल उतना ही था, बस वो खत्म हो गया। अब आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब ऐसे ही हैं छोटे छोटे, परेशान मत होना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, ईच, आइदर, नाइदर। कौन कौन सा होगा, ईच होगा, आइदर होगा और नाइदर होगा, बस ये ही है, तीन है, इसमें एवरी नहीं शामिल है। एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आ जाएगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो देख लेते हैं 2 मिनट में। आइदर वर्सेस एनी मतलब क्या हुआ, आइदर कब लगेगा, दो की केस होगी तो एनी लगेगा, और दो से ज़्यादा लोगों के लिए लगा रहे हो तो एनी लगाना। क्लियर, दो के लिए आइदर, दो से ज़्यादा के लिए एनी। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। हैज़ आइदर ऑफ यू सीन माई फोन, हैज़ आइदर ऑफ यू सीन माई फोन। यहाँ यू कितने हैं पता नहीं है तो आइदर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एनी लगेगा। ठीक हो गया। चलो, नाइदर और नन,
नाइदर किसके लिए लगता है? दो के लिए लगता है। नन कब लगेगा? दो से ज़्यादा हुए तो नन लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, लिखा है नन ऑफ हिज किडनीज इज फंक्शनिंग वेल। तो किडनी 5-6 थोड़े ना होती हैं, किडनी कितनी होती हैं? 2 ही होती हैं, तो नन नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? नाइदर लगेगा। ठीक हो गई बात? ठीक है, आगे बढ़े। बहुत ज़्यादा हाँ हूँ नहीं करवा सकते ना। आगे, बोथ इज नॉट यूज इन निगेटिव। हमेशा याद रखना कि बोथ को कभी हम निगेटिव सेंटेंस में नहीं यूज करते हैं, बल्कि निगेटिव सेंटेंस में बोथ लगाना हो तो उसके बदले क्या यूज करते हैं? नाइदर। कई बार एग्जाम में आ चुका है, कीप इट इन योर माइंड। बोथ ऑफ हिज 2 फ्रेंड्स डिड नॉट कंटिन्यू द स्टडीज। गलत है ये सेंटेंस, इसके बदले क्या होना चाहिए? बोथ और डिड नॉट हटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नाइदर। बोथ की जगह हो गया नाइदर ऑफ हिज 2 फ्रेंड्स। अब डिड नॉट कट गया तो कंटिन्यू की जगह क्या हो गया? कंटिन्यूड। ठीक, नाइदर लगा चुके हो ना, डिड नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अब जब डिड नॉट हटेगा तो कंटिन्यू में सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीज़ें होती हैं भाई। आगे बढ़ाता हूँ मैं। अब आया आपका एक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये आया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या क्या चीज़ होती है कि 2 होते हैं। एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। और दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से। ईच अदर किसके लिए लगता है? 2 के लिए लगता है। और वन अनदर कब लगेगा? 2 से अधिक के बीच में लगेगा, इन केस ऑफ मोर देन 2। ठीक है, अब आ जाओ, मोहन एंड हिज सिस्टर हेल्प्ड वन अनदर। अब यहाँ देखो, मोहन एक, हिज सिस्टर 2, 2 ही लोग तो हुए ना। तो मोहन एंड हिज सिस्टर 2 ही लोगों के बीच में हम वन अनदर नहीं लगाएंगे, क्या यूज करेंगे? ईच अदर यूज करेंगे। अब नीचे आ जाओ, ऑल द सन्स ऑफ द फार्मर क्वेरल विद ईच अदर। किसान के सारे लड़के आपस में एक दूसरे से लड़ा करते थे। यहाँ के लड़कों की संख्या डेफिनेट नहीं है, तो क्या करो? ईच अदर की जगह पर क्या होगा? ये होगा वन अनदर। ठीक है, चलो रेसिप्रोकल भी हो गया। तो अगला है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन से कोई खास क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, एक ही तरह का एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है। जब आउट ऑफ सिलेक्शन की बात होती है, हम लोग जानते हैं कि इंसान के लिए हु का यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी हु का यूज़ नहीं लगता है। जब आउट ऑफ सिलेक्शन की बात होती है ना, देखो, विच इज़ नॉट यूज इन केस ऑफ सिलेक्शन। जब सिलेक्शन की बात होती है तो विच यूज किया जाता है, ना कि हु। ठीक, जैसे यहाँ लिखा है हु ऑफ द सर्वेंट्स हैज़ बीन फाउंड गिल्टी। कुछ नौकरों में कुछ गड़बड़ी की थी, तो उसमें एक को गलत पाया गया, तो पूछा जा रहा है कि किसको गलत पाया गया। तो हु ऑफ द सर्वेंट्स हैज़ बीन फाउंड गिल्टी नहीं, जब कईयों में से एक की बात करते हैं तो हु नहीं लगता, तब क्या लगता है? यहाँ पर विच लगाया जाता है। ठीक, जैसे मान लो कहीं पे 8-10 लड़कियाँ खेल रही हों और उसमें कोई पूछता है कि इन लड़कियों में से तुम्हारी बहन कौन सी है, तो ये नहीं कहेंगे हु इज़ योर सिस्टर, हु ऑफ द गर्ल्स इज़ योर सिस्टर, नहीं, विच ऑफ द गर्ल्स इज़ योर सिस्टर। ऐसे में खाली विच, कईयों में से एक को सेलेक्ट करना होता है तब विच लगाते हैं, अदरवाइज हु ही लगता है। ठीक है, तो एक और सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउंस का। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? देखो, जैसे माई में सेल्फ लगा, ध्यान रखना किस में सेल्फ लगता है। माई में सेल्फ लगा, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक, तो ये जितने सिंगुलर हैं उसमें सेल्फ लगा है। आर में देखो सेल्फ्स लगा है, देम में देखो सेल्फ्स लगा है। अगर कहीं हिम सेल्फ्स लिखा देख लो, हिम सेल्फ्स, अगर ये लिखा होगा तो गलत होगा। अगर कहीं आर सेल्फ लिखा देख लो, आर में सेल्फ लगा होगा तो ये गलत होगा। आर में सेल्फ्स लगा है, देम में सेल्फ्स लगा है, बाकी सब में क्या लगा है? सेल्फ लगा है। और योर में सेल्फ और सेल्फ्स दोनों लगा है। एक के लिए बात करोगे तो सेल्फ होगा, एक से ज़्यादा की बात करोगे तो सेल्फ्स होगा। जैसे एक स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, यू कहेंगे तो योर सेल्फ कहेंगे। पूरी क्लास से बात करेंगे, यू कहेंगे तो क्या करेंगे? योर सेल्फ्स कहेंगे। कुछ रूल्स हैं इससे रिलेटेड, उनको ध्यान देना जरा, कि रिलेटिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह कभी नहीं यूज होगा। जैसे यहाँ लिखा है कि रोहन एंड माई सेल्फ हैव डोनेटेड ब्लड ऑन ऑफ बर्थडेज। ठीक है, तो हैव डोनेटेड ब्लड, ये क्या हो गया? हमारी वर्ब हो गई। और रोहन एंड माई सेल्फ, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एक सब्जेक्ट रोहन हो गया, एक मैं होऊंगा, बीच में आई एंड लगा हुआ, तो ये सब्जेक्ट है, तो माई सेल्फ नहीं होगा, क्या होगा? आई होगा। ठीक, ये बात हो गई।
दूसरा, व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, एक ही होता है, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। जैसे आई रूइंड माई सेल्फ, आई रूइंड मी, तो ये मी है ना, आई और मी ये वर्ब हो गई, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है, तो यहाँ मी ना लगा करके क्या लगेगा, माई सेल्फ लगेगा। ठीक है, ये बात हो गई। और इसके बाद कुछ वर्ब्स हैं, ध्यान देना जरा, इन वर्ब्स के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। याद रखिएगा कि ये सब की सब वर्ब हैं, अगर इनको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो, जैसे एब्सेंट है, प्रेजेंट है, ये एडजेक्टिव की तरह भी लग जाता है, ये बिजी है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो जाता है, ये ऑफर है, ये नाउन की तरह भी यूज हो जाता है, रिवेंज है, नाउन की तरह भी यूज हो जाता है। तो जब ये नाउन की तरह यूज होंगे तब नहीं, जब इन्हें हम वर्ब की तरह यूज करते हैं और इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूरी हो जाएगा। अब कौन कौन से हैं एक बार देख लो। एंजॉय है, सबसे ज़्यादा यही पूछा गया है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इंट्रोड्यूस है, हर्ट या इंजर है, प्रोस्ट्रेट है, रिवेंज है, अवेंज है, ऑफर है, बिजी है, अम्यूज है, अडॉप्ट है, कस्टम है, प्रिपेयर है, किल है, टेक केयर, लुक आफ्टर, एडजस्ट, रिडीम, रिकंसाइल, प्लेज, प्ल्यूम, असर्ट, ये हैं। तो इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो, जैसे वी एंजॉयड अ मूवी लास्ट संडे, एंजॉयड क्या है, वर्ब है, अ मूवी ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, किंतु दूसरा वाला सेंटेंस देखो, दूसरे सेंटेंस में लिखा है कि वी एंजॉयड लास्ट संडे, हमने लास्ट संडे को एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया, नहीं दिया है, नहीं दिया है तो यहीं एंजॉयड के बाद क्या लगाना पड़ेगा, आर सेल्व्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। अच्छा, तो एक ये था, ऐसे जितने ऊपर वर्ब्स लिखे गए हैं सबके साथ वही होगा, बाकी हम लोग प्रैक्टिस में करेंगे। अब यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ नहीं यूज किया जाता है, कई बार इस पर भी ध्यान देना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेटिव प्रोनाउन मत समझना, इस समय हम लोग रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ नहीं यूज होता, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड, सेव, ड्रेस, वाश, इनके बाद कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता। सी हिड हरसेल्फ बिहाइंड द बुशेस, सी हिड हरसेल्फ नहीं, सी हिड, बस ये हरसेल्फ भी हटाना पड़ेगा, यहाँ हर भी नहीं लगेगा, सी हिड, वो छुप गई बिहाइंड द क्लाउड्स, हरसेल्फ वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ो। एक रूल और है इसमें कि रिलेटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, कभी भी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते हैं। ही पुट हिज बैग इनसाइड बिसाइड हिमसेल्फ, तो ही पुट हिज बैग बिसाइड हिमसेल्फ, तो ये बिसाइड क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, तो हिमसेल्फ नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, हिम लगेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। सुपरफ्लुअस प्रोनाउन, प्रोनाउन में सुपरफ्लुअस हमने सुपरफ्लुअस वाले टॉपिक में पढ़ा दिया था, फिर यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगा हो किसी के लिए तो उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन फिर से दोबारा नहीं लगाया जाता। जैसे योर फ्रेंड हु क्वालिफाइड एंट्रेंस टेस्ट, तो ये हु क्वालिफाइड एंट्रेंस टेस्ट लगा हुआ है, आगे लिखा हैज़ कम टू मीट यू, अब ये हैज़ कम टू मीट यू का सब्जेक्ट कौन है, माय फ्रेंड है, अब ये ही क्यों लगा है, ये फालतू है, ये सुपरफ्लुअस हो गया। ठीक है, क्वालिफाइड का सब्जेक्ट यहाँ था हु और हैज़ कम का सब्जेक्ट हो गया योर फ्रेंड, तो ही यहाँ क्या करने के लिए लगा है, वो गलत हो गया, यही सुपरफ्लुअस होता है। आगे आ जाओ। कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों एक साथ नहीं लगते, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन भी कंजंक्टिव होता है, ये वही काम कर रहा है कंजंक्शन का। देखो, ही गेव मी अ बुक, ठीक है, एंड विच इज़ वेरी यूजफुल, तो बुक के साथ विच ही कनेक्ट हो जा रहा है, एंड लगाने की क्या ज़रूरत थी, ही गेव मी अ बुक विच इज़ वेरी यूजफुल, विच तो खुद ही कनेक्टर का काम कर रहा है, इसके साथ एंड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बीइंग के साथ पर्सनल प्रोनाउन, जैसे देखो रुद्रेश बीइंग अ वेरी रिच मैन, अब बीइंग अ वेरी रिच मैन ये अलग हो गया, ठीक है, तो ये अलग हो गया, ये नॉन फाइनाइट हो गई ना, तो नॉन फाइनाइट का सब्जेक्ट हमें चाहिए ही नहीं। कैन बाय अ न्यू कार, ये किसका हो गया, रुद्रेश का हो गया, कैन बाय अ न्यू कार, यहाँ पर ही क्यों लगा है, ये भी ही फालतू में लगा हुआ, ये भी सुपरफ्लुअस हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। अब एक आ गया मिसलेनियस का टॉपिक, इसी के साथ आपका ये टॉपिक वाइंड अप हो रहा है। मिसलेनियस में देखो, एक बात कही जाती है कि ट्रांजिटिव अगर है वर्ब लगी हुई तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब कहते किसको हैं, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है।
अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब लगी है और ऑब्जेक्ट आप नहीं देते हैं तो आपका सेंटेंस अधूरा या गलत माना जाएगा। ठीक, वहाँ नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आप यूज करो। जैसे यहाँ लिखा है कि डिनर हैज़ बीन सर्व्ड। ठीक, डिनर सर्व कर दिया गया है, यू कैन टेक। और टेक क्या है? टेक एक ट्रांजिटिव वर्ब है। टेक के बाद खाने वाली चीज़ का नाम जरूर लिखना पड़ेगा। अब क्या रेडी हो गया? अब देखो, यही डिनर तो यहाँ आ रहा है, डिनर सर्व कर दिया गया है, आप लोग डिनर करो तो डिनर करो। डिनर 2 बार ना लगाने के बजाय हम यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे इट लगा देंगे। लेकिन अगर इट या डिनर में से कुछ भी नहीं लिखते हो तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, अगर नहीं लगा है तो वहाँ कोई नाउन या प्रोनाउन यूज करके उसको सही करो, वरना गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोनाउन का ओवरऑल एक क्विक रिवीजन था। जो भी लगा हो, आई थिंक 1 घंटे से ऊपर ही हो गया, टाइम मैं देख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश तो मैंने की है कि प्रोनाउन के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आ जाएं, सारे के नहीं, जो इंपॉर्टेंट जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैंने कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट सेशन में हम आज जो पढ़ाए हैं उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन कैसा लगा प्रोनाउन का, आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हालांकि आप लोग देते नहीं हैं, मैं कहता हर बार हूँ, लेकिन प्लीज़, अब मैंने प्लीज़ बोल दिया है तो इस बात की तो लिहाज कर ही लेना कि ये सेशन कैसा लगा। इस बात पर कमेंट ज़रूर लिखिएगा और कुछ इम्प्रूवमेंट या कोई सुझाव हो तो बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।